नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जिसमें। जैसे फ्रेंड्स, आज है आपका 17 नवंबर और 17 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 50 जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताएं कि इसका पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो तो ऑप्शन के अनुसार उसको आपको क्लिक करना था, लेकिन कौन कौन सी नदी है, 4-5 नदी है, उसको देख लीजिए। आपके मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन में आपका नर्मदा दिया गया था, या क्वेश्चन का लैंग्वेज ही दिया गया था कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो आपका जो नर्मदा नदी है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है और आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम याद रखने के कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम रखने का एक ट्रिक भी है, जिसको आप इससे याद रख सकते हैं, नमस्ते लंदन से। ठीक है, नमस्ते लंदन से आपको किस प्रकार याद रखना है, तो एन से आपको नर्मदा याद रखना है, एम से आपको माही याद रखना है, एस से आपका साबरमती, टी से आपका ताप्ती और लंदन से आपको लूनी नदी याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी जो नदियाँ हैं आपके पश्चिम की ओर बहती हैं और आपके जाकर अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा और भी जो नदी होंगी, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इसके अलावा आपका गोदावरी हो गया, ये सभी नदियाँ आपका पूरब की ओर बहती है और आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आपको याद रखना होगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार जो आपका भारत है फाइनल में पहुंच गया है, उस प्रकार अगर आपको अपने मेरिट लिस्ट के फाइनल में पहुंचना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट है, जो कि देना बहुत ही ज़रूरी है। और जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपको टेक्स्ट बुक पर सबसे बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है, जिस पर अभी ऑफर भी चल रहा है आपका चक दे इंडिया के नाम से, जो आपका 17 से 19 नवंबर के बीच चलने वाला है। इस सेल में आपको जो टेस्ट बुक का जो पास है वो आपको मात्र 269 रुपये में, और टेस्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको मात्र 359 रुपये में जो कि मिलेगा। साथ में कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, टेस्ट बुक के ऊपर आपको मालूम होगा 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYQ भी आपको इस पर प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा। इस पर आपको SSC के अलावा बैंकिंग, रेलवे और आपके अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, PCS का या आपके स्टेट लेवल का सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है वह है कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्दा की जब हम लोग बात करते हैं तो गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये सभी जो लोक नृत्य है आपका पंजाब का है, तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिद्दा पंजाब का एक लोक नृत्य रूप है। इसके अलावा ये पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है, और याद रहे कि ये केवल आपका महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये नृत्य आपका केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा गिद्धा प्राचीन नृत्यों से लिया गया है, जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है। तो आपको अगर रिंग डांस अगर क्वेश्चन में मिले कि रिंग डांस किस डांस को कहा जाता है, तो गिद्धा को ही कहा जाता है। इसके अलावा पंजाब में अन्य जो महत्वपूर्ण नृत्य है, जैसा कि आपका भांगड़ा हो गया, दफ हो गया, धामन हो गया, भांड हो गया, ये सभी भी आपका जो लोक नृत्य है आपके पंजाब में ही किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया हो तो इसका राइट आंसर आपका कांगो नदी हो जाएगा। जो कांगो नदी है, कांगो नदी को जैनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और लंबाई के अनुसार की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे 9वीं लंबी नदी है। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो भारत आपका है वहाँ से दोस्तों आपको कर्क रेखा है जो कि गुजरता है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो आपका माही नदी है। माही नदी है या माही नदी है, इस प्रकार यह देखिएगा, तो माही नदी है आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले आपको बता दें अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के साथ आपको स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, तो आपको अब तक के जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए हैं सबका PDF है जो कि आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि कमेंट जरूर करना है और स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, 9973741666 व्हाट्सएप नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो जल संधियाँ होती हैं वो आपका 2 देश को अलग करती हैं, साथ में 2 महासागर को जोड़ती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जल संधि आपको देश को अलग करता है लेकिन महासागर को जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो आपका जो एक देश है मोरक्को, इस दूसरा से स्पेन। ठीक है, तो मोरक्को और स्पेन को
अलग करती है, साथ में आपका भूमध्य सागर और अंटार्कटिक सागर को जोड़ती है। ये जल संधि जलमार्ग होता है जो जल के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। ये जल का एक मार्ग है जो 2 स्थल खंडों के बीच होता है। ठीक है, जिस प्रकार अगर आपको मालूम हो तो भारत और श्रीलंका के बीच भी दोस्तों आपका एक जल संधि है जिसे कि हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये जो पाक जल संधि है ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसी प्रकार आपका जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। तो पाक जल संधि भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इसके अलावा जल संधि जिब्राल्टर जल संधि को आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका एक देश है यहाँ पर मोरक्को जो अफ्रीका महाद्वीप का है। ये दोस्तों आपका स्पेन है। यहाँ के बीच जो आपका जिब्राल्टर यहाँ पर आपका जल संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपका था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा आपका भारत की गवर्नर जनरल से पहले आपका बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, उसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित कर दिया गया था। ठीक है, इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया। इसके साथ ही बंगाल का अगर आपसे पहला गवर्नर जनरल पूछे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी था जिसके शासनकाल में आपका प्रथम रेल भी चला था, रेलगाड़ी जो चला था प्रथम आपका मुंबई से थाने, वो आपका 1853 में, वो आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चला था। 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था। साथ में जो व्यपकत का सिद्धांत था, ठीक है, व्यपकत का सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाया था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का पहला वाइसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसराय था। इसके साथ ही जो आपका 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय आपका जो भारत का गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कैनिंग ही था। इसके अलावा 1858 में एक अधिनियम पारित होता है, उसके माध्यम से जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसे भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का वाइसराय बनने वाला आपका पहला गवर्नर जनरल था। और अंतिम जो वाइसराय बना था वो कौन बना था, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में वृद्ध गंगा के नाम से आपको गोदावरी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोदावरी जो नदी है आपका भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली लंबी नदी आपका कौन है, गंगा है। इसके साथ ही गोदावरी का जो स्रोत है यानी कि इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से होता है। साथ ही आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से बहते हुए कुल 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। नेक्स्ट आपका है वो पूछा गया कि विश्व महासागर जो दिवस है आपका कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका प्रत्येक साल 8 जून, प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार ये आपका 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर के दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 110 जो अनुच्छेद 110 है वो आपका धन विधेयक से संबंधित है। ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्न में से संबंधित प्रावधान शामिल हो, जैसा कि आपका कराधान हो गया, सरकार द्वारा पैसा उधार लेना हो गया, भारत की संचित निधि में व्यय या प्राप्ति हो गया। ठीक है, तो इन सभी विधेयक को जो संबंधित होगा उसे धन विधेयक के नाम जानते हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन मामलों के अनुसांगिक उपबंध हो उन्हें ही धन विधेयक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है, तो आपका धन विधेयक ही उसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद जो 112 है वो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। लेकिन बजट का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, इसकी जगह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है जो कि अनुच्छेद 112 में है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 108 है वो आपका संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो दोस्तों आपका 108 अनुच्छेद में संबंधित है, जिसे बुलाने का जो अधिकार है आपका राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसका जो अध्यक्षता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला है आपका वह है कि कुणबी जो नृत्य है आपका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। तो कुणबी की जब हम लोग बात करते हैं तो कुणबी नृत्य आपका गोवा का एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो गोवा होगा। गोवा में एक समुदाय है कुणबी समुदाय, उसी के द्वारा ये किया जाने वाला लोक नृत्य है। हालांकि ये आपका आदिवासी नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नृत्य हैं जो कि अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। उसको अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो सिक्किम से आपका चूपहाट, चुत के
इसके अलावा आपका नोमती हो गया, तमांग सेल्ले हो गया, तासिंग याकू हो गया, ये सभी नृत्य आपका सिक्किम से है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम, जो कि एक आपका तो शास्त्रीय नृत्य ही है। इसके अलावा बात करेंगे तमिलनाडु का और कौन कौन सा नृत्य है, तो बम्बर नृत्य हो गया, करगट्टम हो गया, कवाड़ी अट्टम हो गया, देवरत्तम हो गया। ठीक है, जितने भी अट्टम होंगे वो आपके नृत्य तमिलनाडु से ही संबंधित होंगे। अगला उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से आपका कथक, जो कि एक हालांकि शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा चरकुला, रामलीला, नौटंकी याद रखिएगा, ब्रज रासलीला, ये सभी आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में आपका ढालो हो गया। इसके अलावा कोडेडिनो हो गया, देखनी हो गया, फुगदी, कल ही पूछा गया था फुगदी, धनकर याद रखिएगा, दस अवतार याद रखिएगा, सिंह और मैंडो, ये सभी आपका जो लोक नृत्य है आपका गोवा से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 किसने होस्ट किया था। ठीक है, 2017 का क्यों पूछा गया मुझे तो आइडिया नहीं है। हालांकि 2017 में आपका अंडर-17 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको होस्ट किया था आपका अपना देश भारत ही। ठीक है, जिसको होस्ट किया था आपका अपना देश भारत ही किया था। इसके साथ इसका जो विजेता बना था आपका इंग्लैंड विजेता बना था। इसके अलावा उप विजेता यानी कि रनअप की बात करेंगे तो स्पेन आपका उप विजेता बना। थर्ड प्लेस पे आपका ब्राज़ील था और फोर्थ प्लेस पे आपका माली था। ठीक है, इसके साथ ही आपका अंडर-17 जो महिला विश्व कप है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भी हालांकि हुआ है। ठीक है, इसका भी मेज़बानी आपका भारत ही किया है। ठीक है, तो दोनों में से अगर कोई पूछा गया हो, दोनों का राइट आंसर आपका भारत ही होगा। ठीक है, इसका मेज़बानी आपका 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक उड़ीसा में किया गया था, गोवा में किया गया था और आपका महाराष्ट्र में किया गया था। तो उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर-17 जो महिला विश्व कप 2022 हुआ है उस पर कौन सा भारत का राज्य मेज़बानी नहीं किया है। ठीक है, तो गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा को याद रखिएगा। साथ में आपका जो चैंपियन बना था आपका स्पेन बना था, रनर आपका कोलंबिया बना, थर्ड प्लेस पर आपका नाइजीरिया था और फोर्थ प्लेस पे आपका जर्मनी था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश कहें तो यूटी की जब हम लोग बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो ये आपका दादर नागर हवेली इसका राइट आंसर था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला यूटी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप होगा। इसके साथ ही हम लोग जब बात करते हैं सबसे साक्षरता दर वाला, तो भारत का साक्षरता दर कितना है, तो भारत का साक्षरता दर आपका 74.04% है। ठीक है, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्यों की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा यानी कि प्लस डिनोट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा राज्यों में आपका केरल है, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम जो साक्षरता है वो आपका बिहार का है। ठीक है, बिहार का है। इसके साथ आपका जो केरल है, यहाँ पर आपका पुरुषों का जो साक्षरता दर है, पुरुषों का साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। और बिहार है जो कि यहाँ पर पुरुषों का साक्षरता दर आपका महिलाओं में भी पुरुषों का साक्षरता दर आपका बिहार में भी सबसे कम है। लेकिन वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम आपका हो जाएगा राजस्थान आपका सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर वाला राज्य है और केरल में ही सबसे ज़्यादा महिलाओं का भी साक्षरता दर है। इसके जो राजस्थान है वो आपका पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सर्वाधिक अंतर है आपका साक्षरता दर में, वो आपका राजस्थान का ही है। इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रुक्मणी देवी अनुले का संबंध है आपका किस शास्त्रीय नृत्य है। तो रुक्मणी देवी अनुले की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका संबंध आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। साथ में रुक्मणी देवी अनुले से एक और फैक्ट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि इन्होंने मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया है, वहाँ पर कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था, तो आपका रुक्मणी देवी अनुले ने ही किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन में आपका ऋग्वेद दिया गया था, साथ में आपका मौर्य काल दिया गया था, मौर्य काल के अलावा आपका गुप्त काल दिया गया था और कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में कोई भी राजधानी का उल्लेख है जो कि हमें नहीं मिलता है। ऋग्वेद की जब हम लोग बात करते हैं तो ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुआ था। जिसका काल था, कालखंड की बात करते हैं तो 1500 से ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व के बीच को हम लोग ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। इस ऋग्वेदिक काल में हमें 4 वेद का स्रोत मिलता है।
पहला आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अर्थवेद, ठीक है। अन्य तीनों की रचना की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक युग में हुआ है, ठीक है, उत्तर वैदिक युग में हुआ है। उत्तर वैदिक युग की जब हम लोग बात करते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। जो आपका वैदिक युग है, वैदिक युग आपका दो कालखंड में विभाजित होता है, एक आपका ऋग्वेदिक, दूसरा आपका उत्तर वैदिक, ठीक है। तो ऋग जो वैदिक है, ऋग्वेदिक का कालखंड आपका 1500 से लेकर 1000 BC तक है और उत्तर वैदिक का काल 1000 BC से 600 BC तक का है, ठीक है, यही आपका है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है वो आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित आपका है। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 29 और 30 है ये आपका एक मौलिक अधिकार है जिसके तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को उल्लेखित किया गया है। मौलिक अधिकार की जब हम लोग बात करते हैं तो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में 6 हैं, उसमें से आपका एक मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। 29 के विषय में तो हम लोग जान लिए कि आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद जो 30 है वो आपका शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भाग 4 में है, तो इसका राइट आंसर आपका भाग 4 होगा। वहीं पर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 36 से 51 आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही वर्गीकृत करता है। इसके अलावा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका समाजवादी है, दूसरा आपका गांधीवादी है और तीसरा आपका उदार और भौतिकवादी है। तो आपके एग्जाम में इस तरह ही आपके ये 3 सिद्धांत के नाम दिए गए होंगे, एक सिद्धांत 2 दिया गया होगा जिसके बारे में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग भाग 1 का, तो अभी हम लोग देखेंगे पूरे भाग से भाग 25 के अंतर्गत कौन कौन से आपके प्रावधान है। अगला है जनगणना किस अधिनियम के द्वारा कराया जाता है। तो जनगणना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1948 के अधिनियम के द्वारा ही कराया जाता है, साथ में 1994 में इसे संशोधित भी किया गया था। जनगणना की बात करेंगे तो आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, ठीक है। हर प्रत्येक 10 साल में जनगणना आपका होता है। तो भारत के बाद, आज़ादी के बाद जो पहला जो जनगणना है आपका 1951 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम जो जनगणना है आपका 2011 में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा इसी अधिनियम को जनगणना अधिनियम 1948 कहा जाता है और ये पूरे भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी को ही हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ में ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। साथ में 1885 में नैरोबी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने थे। और आपका जो INC है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया। पहला बार 1886 में, इसके अलावा 1893 में और आपका इसके बाद आपका 1906 में, ठीक है। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जब हम लोग बात करते हैं, पहले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो आपके विश्वनाथ आनंद थे, जो कि आपके शतरंज के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार आपका 1991 या 92 में स्थापित किया गया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन विश्वनाथ आनंद को 1992 में दिया गया था। ये जो पुरस्कार है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी घोषणा आपका 2021 में हुआ था। 2021 में याद रखिएगा, पूछा जाएगा कब किया गया है, तो आपका 2021 में ही किया गया है। इसके अलावा 2022 में भी आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का है, या आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का है, तो दिया गया है अंचत शरद कमल को दिया गया है, अंचत शरद कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा डैश है। तो नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा का नाम ही आपसे शायद पूछा गया। तो नीरज सिंह चौधरी हैं, उसकी आत्मकथा का नाम है आपका द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय लेखक नीरज सिंह चौधरी ने 1951 में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन शीर्षक के तहत अपनी आत्मकथा प्रकाशित की थी, जब वो लगभग 50 वर्ष के थे, ठीक है। जब वो कितने वर्ष के थे, 50 वर्ष के, तब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था गौतम बुद्ध
सतकर्णी से संबंधित कोई प्रश्न? हालांकि प्रश्न मिल नहीं पाया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए। अगला है मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मिर्ची के व्यापार का श्रेय की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका पुर्तगाली होगा। जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो भारत में कई फसलें शुरू की थी, उनकी खेती बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, उनके द्वारा तैयार किया गया शुरू किया गया मुख्य फसलें की बात करते हैं तो आपका तंबाकू हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, काजू हो जाएगा और मिर्च था। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? लेकिन देखिए जो हाई कोर्ट है वो आपका 226 के तहत रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो 5 प्रकार के रिट में पहला तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा आपका परमादेश है, तीसरा आपका प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा आपका अधिकार परीक्षा है। ठीक है। तो परमादेश से संबंधित ही कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको भी हम लोग देखें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या अर्थात व्यक्ति का शरीर धारण करना, यानी कि गैर कानूनी नज़रबंदी के खिलाफ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी किया जा सकता है। परमादेश का जो अर्थ होता है कि हम आज्ञा देते हैं, या यह अधीनस्थ न्यायालय सरकार के एक अधिकारी या एक निगम को जारी किया जा सकता है। इसे किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा आपका है अधिकार परीक्षा। इसके तहत आपका अधिकार परीक्षा का जो अर्थ होता है किस अधिकार या वारंट से यह उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो कानून के द्वारा संविधान के तहत बनाए गए सार्वजनिक कार्यालयों का दावा करता है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की जब बात करते हैं तो उत्प्रेषण जिसका अर्थात प्रमाणित होना, निचली अदालत को जारी किया गया जिसमें से निर्देश दिया गया है कि किसी मामले को समीक्षा के लिए आसादित किया जाए। यदि उच्च न्यायालय को यह अधिकार क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला लगता है तो ये जारी कर सकता है। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, यानी कि क्षेत्राधिकार में निष्क्रियता को लागू करने के लिए एक उच्च न्यायालय द्वारा निजी अदालत को जारी किया गया है। ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो इसके अध्यक्ष को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से की थी। इसके अलावा भारत के संविधान ने इसे स्वायत्त निकायों के रूप में एक संवैधानिक दर्जा दिया था। अध्यक्ष या उसके सदस्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो 6 साल या जब तक वो 62 साल तक नहीं पहुँच जाते तब तो वो कार्यालय में रहते हैं। ठीक है। वो राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको हटाया भी जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनामी है जो कि किस कारण आती है? सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी फैलने का जो मुख्य कारण है आपका पहला तो है ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा आपका है भूकंप का आना। ठीक है। तो इनमें से ही कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए होंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी लहरों की एक श्रृंखला है जो समुद्र तल की प्रचंड गतिविधियों, उल्कापिंडों के प्रभाव, समुद्र तल पर भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से संबंधित है। अगला देखिए पूछा गया रेपो रेट से संबंधित, यानी कि मैं भी शायद इसका आपका डिफिनेशन पूछा गया था कि रेपो रेट का परिभाषा क्या होता है। तो जब हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं तो जो रेपो रेट है वो का डेफिनेशन क्या होता है? तो मानिए कि एक जो आपका भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है, भारत की या क्या किसी देश का केंद्रीय बैंक, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो आपका आरबीआई है। इसके अलावा जो आपका वाणिज्यिक बैंक है जैसा कि आपका आरबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सभी बैंक आपका क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है। तो जब ये आपका वाणिज्यिक बैंक आपका आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है, जब ये आपका वाणिज्यिक बैंक आपका आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, तो आपका लोन लेगा तो आपका ये रेपो रेट के तहत ही लेगा। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो आरबीआई आपका वाणिज्यिक बैंक से लोन लेता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। जिस दर से वाणिज्यिक बैंक आपका आरबीआई से लोन लेगा उसी दर को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो आरबीआई आपका वाणिज्यिक बैंक से लोन लेता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला है भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब होती है? तो इसका स्थापना आपका 1950 में होता है और यह भारत में बास्केटबॉल की आधिकारिक शासी निकाय है। यह बास्केटबॉल चैंपियनशिप के आयोजन के लिए FIBA नियमों का पालन करता है और FIBA एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से सम्मिलित भी है। अगला है कि किसको फांसी नहीं दिया गया था? किसको फांसी नहीं दिया गया था? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसा था जिन्हें आप लोग जानते हैं। एक आपका सुखदेव का था, दूसरा आपका भगत सिंह का था
और तीसरा आपका जो ऑप्शन दिया गया था राजगुरु का दिया गया था, ठीक है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी तो दिया ही गया था, 23 मार्च 1932 को दिया गया था, ठीक है। लेकिन एक जो ऑप्शन था वो उनको फांसी नहीं दिया गया था, तो जो ऑप्शन था वही राइट आंसर था। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका माल एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंधित है, जिससे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GST कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म में गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ठीक है। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में आपको शुरुआत हुआ था। इसके तहत आपका 1 जुलाई 2017 को भारत में GST का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट आपका है भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 75 में किया गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री है जो कि पद संभालते हैं, ठीक है। जो मंत्री वगैरह होते हैं जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्र संभालते हैं, पद संभालते हैं। इसके अलावा जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके साथ जो प्रधानमंत्री होता है वो आपका वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होता है, जो कि वास्तविक कार्यपालिका होता है, कल ही पूछा गया था। और राष्ट्रपति जो होता है आपका नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी होता है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये आपकी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। तो इससे पहले जो आपके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो आपके राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। अगला है खानवा का युद्ध है आपका कब हुआ था। खानवा के युद्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और आपका मेवाड़ का राजपूत राजा था राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। तो राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में जो विजेता बनता है वह से बाबर वह से विजेता, ठीक है। तो बाबर विजेता बनता है, राणा सांगा को हराता है। ये युद्ध आपका राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गाँव में लड़ा जाता है। इसके अलावा जो बाबर के द्वारा पहला जो लड़ा गया युद्ध था भारत में, वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसमें भी आपका बाबर विजेता बनता है, इब्राहिम लोदी आपका हार जाता है। इसके बाद इब्राहिम लोदी है जो कि आपका लोदी वंश का शासक था, और जो लोदी वंश है वो आपका दिल्ली सल्तनत का ही एक भाग था। दिल्ली सल्तनत जिसके अंतर्गत आपका 5 राजवंशों के नाम आते हैं, उसके तहत आपका लोदी वंश अंतिम था। इसके अलावा बाबर की बात करते हैं तो बाबर का जन्म आपका 1483 में फरंगना जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। पिता का नाम आपसे नहीं आता है, माता का भी नाम आपको नहीं आएगा, ठीक है। बस ये आ सकता है कि माता किस वंश का था, तो मंगोल वंश का था, ठीक है। इसके अलावा 1526 से 1530 तक का जो बाबर का कार्यकाल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 1526 में ही बाबर भारत में मुगल समाज का स्थापना करता है। इसके अलावा भारत में जो बारूद का आरंभ करता है वो आपका बाबर ही करता है। इसके अलावा बाबर का एक आत्मकथा भी है आपका तुजुक ए बाबरी, जो इसकी आत्मकथा का नाम है, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा खानवा का युद्ध के नाम से खानवा के युद्ध के बाद गाजी नाम को अपनाया था। इसके अलावा 1530 में लाहौर में इनका मृत्यु हो गया था, जो अपनी इच्छा के खिलाफ आरामबाग आगरा में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह सूरी अफगानिस्तान के काबुल में बागे बाबर गार्डन में दफनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबर का जो समाधि है कहाँ है, तो काबुल में मानता है। इसके अलावा इसके द्वारा आपका 4 युद्ध लड़ा गया 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में। पहला आपका पानीपत का, दूसरा खनवा का, तीसरा आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध है आपका मेडनी राय को हराया था, तो बाबर के बीच ही लड़ा गया था। हालांकि 4 युद्ध में बाबर नहीं जीता है। घाघरा का युद्ध आपका 1529 में लड़ा गया था, अंतिम युद्ध था, महमूद लोदी को हराया था। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान ने तुजू के बाबरी तुर्की का फारसी अनुवाद किया था और इसका नाम बाबर नाम रखा था। अगला है लावनी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो लावनी आपका महाराष्ट्र का तो लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलकी की ताल पर किया जाता है, जो कि एक तालबद्ध है, ठीक है। तो ढोलक इसका राइट आंसर होगा अगर आपका ऑप्शन में दिया गया था तब। अगला है भाग 14 किससे संबंधित है, तो भाग 14 तो आपका संबंधित है किससे, तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही आपका स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो भाग से संबंधित आपके हर शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। तो भाग टोटल 25 भाग है, उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करें। तो भाग 1 आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4। आपका भाग जो 2 है वो दोस्तों आपका किस संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार से 12 से 35। भाग 4 आपका नीति निदेशक सिद्धांत DPSP 36 से 51। भाग 4 ए आपका मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A।
भाग 5 आपका संघ से संबंधित है 52 से 151। भाग 6 आपका राज्यों से संबंधित है 152 से 237। भाग 7 है जो कि राज्य से ही संबंधित है आपका 238 है। भाग 8 की बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है अनुच्छेद 39 से 42। पंचायत आपका भाग 9 से है। इसके अलावा भाग 9A आपका किससे संबंधित है, तो आपका सहकारी समिति से संबंधित होगा, ठीक है। छोड़िए, भाग 9 आपका पंचायत से नगर पालिका से संबंधित होगा, ठीक है, नगर पालिका से, ठीक है। और भाग जो 9 का B है वो आपका सहकारी समिति से संबंधित होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भी है जैसा कि आपका भाग 11 हो गया संघ राज्य संबंध से संबंधित है। भाग 12 आपका वित्त संबंधी और उपवन संबंधित है। भाग 13 आपका व्यापार वाणिज्य से है। भाग 14 आपका संघ राज्य की अधीनस्थ सेवाएं से है, ये आपसे शायद पूछा गया था। इसके अलावा भाग 15 को याद रखिएगा चुनाव से है। इसके अलावा भाग 17 आपका भाषा से है। भाग 19 आपका विविध से है। भाग 20 आपका संवैधानिक संशोधन से है। इस प्रकार रिलेट करके आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका है कौन सा त्यौहार पारसी के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका नवरोज शायद नहीं दिया गया था। तो पारसी के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है, एक आपका गहम वर्ष, एक आपका जमशेद नव वर्ष, एक आपका खोरदाद साल, एक आपका जरतोस्त नो डीसी, ठीक है, डिसो, ये सभी आपके त्यौहार आपका पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक आपका पपेटी भी है, ठीक है। अगला है कि उपराष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आपका 20 होना चाहिए, ठीक है। 20 प्रस्तावक और 20 आपका अनुमोदक होना चाहिए। वहीं पर राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति में वही आपका 50 निवाचक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके आज के सेकंड से में पूछे गए थे, जो कि आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।